दोस्तों, आज मई 2026 है। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के रिजल्ट्स ने स्टेट की पॉलिटिक्स में एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट रजिस्टर किया है। वो गवर्नेंस जो 2011 से स्टार्ट हुई थी, यानी 15 साल से टीएमसी की डोमिनेंस अब खत्म हो चुकी है और बीजेपी ने पहली बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाने का मौका हासिल किया है। In West Bengal, in a stunning political earthquake, the BJP achieved what once seemed nearly impossible. इससे पहले कभी बीजेपी ने वेस्ट बंगाल पे गवर्नर नहीं किया था। इस इलेक्शन में काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं, जैसे वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री में ये पहली बार था जब किसी की डेथ इलेक्शन टाइम पे रिपोर्ट नहीं की गई, वरना आप ये चार्ट देख के पता लगा सकते हैं कि इससे पहले वाले इलेक्शंस में ऐसा कभी नहीं हुआ था, जो एक अच्छा इंडिकेटर है कि इलेक्शन को मैनेज करने के लिए फोर्सेस ने अपना काम सही तरीके से किया। इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टली ट्वीट करके टीएमसी को वार्निंग भी दी थी, जो काफ़ी लोगों को बायस लगता है क्योंकि सिर्फ टीएमसी को बोला गया। ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि डेमोक्रेसी में कोई भी पार्टी हमेशा के लिए कभी नहीं रह सकती, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी या टीएमसी। पावर शिफ्ट हमेशा से होता आया है और होगा जब तक डेमोक्रेसी है। पर मेन टॉपिक ये है कि गवर्नमेंट कोई भी आए, काम लोगों के लिए करना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी के लिए शायद एक सेटबैक तब था जब उन्होंने रेप विक्टिम को हिदायत दे दी कि 8 बजे के बाद आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो सुनने में बहुत क्वेश्चनेबल लगता है। एक सिटिंग सीएम से स्टेट में रह रहे लोगों की सेफ्टी उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और कम से कम क्राइम रेट होना चाहिए, पर उनका फोकस इलेक्शन टाइम पे अपनी पार्टी को बनाए रखना था। पर बीजेपी एक बहुत अच्छे मार्जिन से वेस्ट बंगाल जीत गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई कंस्टिट्यूएंसी में वोटर डिलीट के नंबर विनिंग मार्जिन से ज़्यादा थे, जिसका मतलब ये है कि अगर वोटर डिलीशन नहीं होता तो शायद रिजल्ट्स कुछ और होते। आई पैक की स्ट्रेटजी वेस्ट बंगाल में फेल होने के बाद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बयान दिया कि वो आई पैक से टाई अप नहीं करेंगे और उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया और यूपी में उसका यूज़ नहीं करेंगे। टोटल 294 सीट्स में 293 सीट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं और फल्टा में 21 मई को रीपोलिंग है। बीजेपी को विक्ट्री मिली है, जो अब तक उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है हिस्ट्री का। 207 सीट्स के साथ वो वेस्ट बंगाल में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले हैं और हो सकता है कि सीएम शुवेंदु अधिकारी बने या कोई फीमेल कैंडिडेट बने। टीएमसी के लिए असेंबली इलेक्शंस में इससे बुरा रिजल्ट पहले नहीं आया था। ये उनकी हिस्ट्री का सबसे खराब परफॉर्मेंस था। उन्होंने 100 से भी ज़्यादा सीट्स लूज़ किए हैं, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। 2021 के इलेक्शन में टीएमसी ने 215 सीट्स जीती थी और बीजेपी सिर्फ 77 पर रुक गई। उस टाइम नरेटिव ये था कि बंगाल में बीजेपी का राइज रुक गया है, लेकिन 2026 का रिजल्ट ऑलमोस्ट पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप ही उलट देता है। इस बार बीजेपी ने 200 से ज़्यादा सीट्स क्रॉस कर ली और टीएमसी लगभग 80 सीट्स के आसपास सिमट गई। बीजेपी ने अराउंड 206 से 207 सीट जीती, जो बंगाल में पार्टी की हिस्ट्री का बिगेस्ट ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। वोट शेयर भी इंटरेस्टिंग रहा। बीजेपी रफली 45% के आसपास और टीएमसी अराउंड 40% के नियर रही। डिफरेंस उतना गैग्नेटिक नहीं लगता, बट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में छोटा वोट स्विंग भी ह्यूज सीट कन्वर्जन में बदल गया। इसी वजह से बीजेपी का 130 से ज़्यादा सीट्स का जंप और टीएमसी का 130 सीट से कोलैप्स देखने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ नंबर्स नहीं थे, जोग्राफिकल स्प्रेड था। बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल, साउथ वेस्ट बंगाल, अर्बन पॉकेट्स और सेमी अर्बन बेल्ट्स में भी मेजर गेंस लिए। यानी ये सिर्फ एक रीजन की विक्ट्री नहीं थी, स्टेट वाइड एक्सपेंशन था। पॉलिटिकल एनालिस्ट के अकॉर्डिंग एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन एलिगेशंस, लोकल केडार पॉलिटिक्स और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ ने भी मेजर रोल प्ले किया। कैंपेनिंग साइड भी काफ़ी एग्रेसिव थी। बीजेपी ने इस इलेक्शन में अपने बिगेस्ट नेशनल फेसेस उतारे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्व शर्मा और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती जैसे लीडर रैलीज और रोड शोज कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग योगी आदित्यनाथ जिन 22 सीट्स पर कैंपेन करने गए, उनमें से बीजेपी ने 19 जीती। इलेक्शन के दौरान सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा इशू बना था। अपोजिशन पार्टीज ने एक्यूज किया कि बहुत हैवी सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट हुआ और सोशल मीडिया पर यह क्लेम भी सर्कुलेट हुआ कि मणिपुर से एडिशनल फोर्सेस बंगाल भेजी गई।
एक रैली में योगी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फेमस कोट तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा स्वामी विवेकानंद को एट्रीब्यूट कर दिया था। बाद में इस पर टीएमसी और अपोजिशन ने उनको काफ़ी ट्रोल किया। कुछ रिपोर्ट्स में इसे स्लिप ऑफ टंग बोला गया क्योंकि स्पीच के दूसरे पार्ट में उन्होंने बोस का नाम भी लिया। अगर 2021 और 2026 को कंपेयर करें तो ये सिर्फ नॉर्मल एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती, ये बंगाल पॉलिटिक्स में एक मेजर पावर शिफ्ट जैसा फील होता है, जहां एक तरफ रूलिंग पार्टी का हिस्टोरिक कोलैप्स हुआ और दूसरी तरफ इतनी डोमिनेंट विक्ट्री हासिल की। सबसे ज़्यादा डिस्कशन में रही भवानीपुर सीट। ममता बनर्जी यहां अपनी पुरानी सीट पर बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से लगभग 15,000 से ज़्यादा वोट से हारी हैं। शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम भी जीता था, जहां उन्होंने पिछली बार भी ममता बनर्जी को हटाया था। ये 2 सीट्स स्टेट के पॉलिटिकल नैरेटिव को बढ़ाने वाली हैं क्योंकि शुवेंदु टीएमसी से बीजेपी में शिफ्ट हुए थे और अब वो सिंबॉलिकली इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं। इसके अलावा कोलकाता और साउथ बंगाल के कुछ ट्रेडिशनल टीएमसी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में भी बीजेपी ने ब्रेक थ्रू किए जो पहले मुश्किल माने जाते थे। अब बात करते हैं बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी और ग्राउंड एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, और ये शायद इलेक्शन का सबसे अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर था। बहुत लोग सिर्फ स्पीचेस, पोलराइजेशन या नेशनल नैरेटिव को देखते हैं, लेकिन इलेक्शन सिर्फ रैलीज से नहीं जीते जाते। बूथ लेवल एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। बंगाल में बीजेपी ने एग्जैक्टली इस चीज़ पर काफ़ी अग्रेसिवली काम किया। 2021 के इलेक्शन में बीजेपी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन चुकी थी, लेकिन उस वक्त उनका ऑर्गेनाइजेशन पूरे बंगाल में इवनली स्प्रेड नहीं था। कई जगह वोट थे पर बूथ कन्वर्जन वीक था। 2026 में डिफरेंस ये दिखा कि बीजेपी ने सिर्फ सपोर्ट गेन नहीं किया, उस सपोर्ट को सिस्टमैटिकली सीट्स में कन्वर्ट भी किया। पार्टी ने बूथ लेवल मैनेजमेंट पर हैवी फोकस रखा। हर कंस्टिट्यूएंसी में माइक्रो प्लानिंग, वोटर सेगमेंटेशन, लोकल इन्फ्लुएंसर नेटवर्क्स और पन्ना प्रमुख स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल को अग्रेसिवली एक्सपेंड किया गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बीजेपी ने पोलिंग बूथ्स तक डेडिकेट वर्कर्स अपॉइंट किए जो वोटर टर्नआउट और इलेक्शन डे मोबिलाइजेशन मॉनिटर कर रहे थे। नॉर्थ बंगाल और साउथ वेस्ट बंगाल बीजेपी के कोर ग्रोथ जोन्स बने। नॉर्थ बंगाल में पार्टी पहले से कंपैरेटिवली स्ट्रांग थी, लेकिन 2026 में उन्होंने अपनी लीड और कंसोलिडेट कर ली। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स और ट्राइबल बेल्ट्स में भी बीजेपी का आउटरीच विजिबली इंप्रूव हुआ। साउथ वेस्ट बंगाल स्पेशली जंगल महल बेल्ट में बीजेपी ने वेलफेयर डिससैटिस्फैक्शन, लोकल करप्शन नैरेटिव्स और कैडरे बेस्ड मोबिलाइजेशन को यूज करके स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया। अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में भी बीजेपी ने अपनी इमेज इंप्रूव करने की कोशिश की। कोलकाता और सराउंडिंग बेल्ट्स में मिडिल क्लास आउटरीच, करप्शन एलिगेशंस और गवर्नेंस फोकस्ड मैसेजिंग को पुश किया गया। आरजी कर केस जैसे इंसिडेंट्स को अर्बन डिससैटिस्फैक्शन के सिंबल की तरह यूज किया गया। बीजेपी का कैंपेन सिर्फ आइडियोलॉजिकल नहीं था, उसमें गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का एंगल भी कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट था। कैंपेन स्ट्रैटेजी का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट था सेंट्रल लीडरशिप का कॉन्स्टेंट इन्वॉल्वमेंट। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा शर्मा और मिथुन चक्रवर्ती जैसे फेसेस रिपीटेडली बंगाल में रैलीज और रोड शोज कर रहे थे। इससे बीजेपी वर्कर्स का मोराल हाई रहा और इलेक्शन को हाई स्टेक्स बैटल का नैरेटिव मिला। योगी आदित्यनाथ जिन सीट्स पर कैंपेन करने गए थे उनमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट काफ़ी हाई रहा, जिसकी वजह से उनका कैंपेनिंग रोल काफ़ी डिस्कस्ड रहा। एक और चीज़ नोटिसेबल थी, बीजेपी ने बंगाल में लोकल मैसेजिंग को नेशनल मैसेजिंग के साथ कंबाइन किया। सिर्फ हिंदू नेशनलिज्म या सेंट्रल स्कीम्स पर डिपेंड नहीं किया गया, बल्कि लोकल करप्शन, सिंडिकेट कल्चर, वुमेन सेफ्टी और गवर्नेंस फैटिग को भी एग्रेसिवली रेस किया गया। यानी कैंपेन का नैरेटिव बंगाल स्पेसिफिक इश्यूज के अराउंड टेलर किया गया। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि 2026 का रिजल्ट ओवरनाइट वेव नहीं था, ये लगभग एक डिकेड के ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन का आउटकम था। बीजेपी ने बंगाल में कंसिस्टेंटली कैडर बिल्ड किया, लोकल लीडर्स रिक्रूट किए, टीएमसी और लेफ्ट से डिफेक्शन लाए और ग्राउंड प्रेजेंस एक्सपेंड की। 2021 में बीजेपी स्ट्रांग चैलेंजर बनी थी, लेकिन 2026 में वही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेजॉरिटी कन्वर्ट करने लायक मैच्योर हो गया। यह इलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लेसन भी दिखाता है कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, बोथ मैनेजमेंट और कैडर एक्सपेंशन इवेंचुअली इलेक्टोरल रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है।
इलेक्शन प्रोसेस और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट से रिलेटेड है और बंगाल जैसे पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट में ये फैक्टर हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है। 2026 इलेक्शन में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI का रोल बहुत एग्रेसिवली डिस्कस हुआ। ECI ने इस बार अनयूजुअली स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की, सेंट्रल फोर्सेस का हैवी डिप्लॉयमेंट हुआ, फ्लाइंग स्क्वाड्स कंटिन्यूसली एक्टिव रहे और MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन पर फास्ट एक्शन लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने ओपनली कुछ पुलिस ऑफिसर्स पर भी एक्शन लिया जिन पर पार्टीसन बिहेवियर के एलिगेशंस लगे थे। सबसे डिस्कस्ड केस हिंगलगंज पुलिस स्टेशन में एक OC संदीप सरकार का था जिसने EC ने सस्पेंड कर दिया और बोला कि उसके अगेंस्ट बायस और लोकल एलिमेंट्स से नेक्सस की कंप्लेंट्स आई थी। सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, डायमंड हार्बर रेन में भी 5 पुलिस ऑफिसर सस्पेंड किए गए और EC ने कहा कि वो न्यूट्रली मेंटेन करने में फेल रहे। एडिशनल पुलिस ऑब्जर्वर्स भी पॉइंट किए गए ताकि पोलिंग प्रोसेस पर टाइटर कंट्रोल रखा जा सके। इलेक्शन के दौरान मल्टीपल प्रोसीजरल कंट्रोवर्सीज भी सामने आई। EVM हैंडलिंग, स्ट्रांग रूम सिक्योरिटी और रीपोलिंग सब मेजर डिस्कशन टॉपिक्स बन गए। फलता कॉन्स्टिट्यूएंसी में EC ने ऑफिशियली रीपोल ऑर्डर किया और बोला कि पोलिंग प्रोसेस सीरियसली विटिएटेड हुई थी। एलिगेशंस ने EVM टैंपरिंग, वोटर इंटिमिडेशन और बूथ इंटरफेरेंस तक इंक्लूड था। TMC ने इसी फेज में इलेक्शन कमीशन पर सेलेक्टिव बायस के एक्यूजेशंस लगाए। ममता बनर्जी और TMC लीडर्स ने क्लेम किया कि ECI अपोजिशंस को डिसप्रोपोर्शनेटली टारगेट कर रहा है और बीजेपी को इनडायरेक्ट एडवांटेज मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग रूम्स के बाहर प्रोटेस्ट हुए, EVM टैंपरिंग के डजन्स कंप्लेन दिए गए। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लॉजिकल पॉइंट भी है। इंडियन इलेक्शंस में, स्पेशली क्लोजली फ्लॉट इलेक्शंस में, लूजिंग साइड का EVM इंस्टीट्यूशन या इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन रेस करना अनकॉमन नहीं है। ये पैटर्न सिर्फ बंगाल में नहीं, ऑलमोस्ट हर मेजर डेमोक्रेसी में देखा जाता है। बंगाल का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हिस्टोरिकली वायलेंट और हाईली पोलराइज्ड रहा है, इसलिए ECI ट्रेडिशनली यहाँ स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग और सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट करता रहा है। लेकिन दूसरी साइड का आर्ग्यूमेंट भी एग्जिस्ट करता है। क्रिटिक्स का कहना था कि EC का स्ट्रिक्टनेस डिसप्रोपोर्शनलिटी TMC लीडर्स और बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस था, जबकि बीजेपी लीडर्स के एलिग्ड वायलेशंस पर कंपैरेटिवली सॉफ्टर अप्रोच दिखी। TMC सपोर्टर्स ने यह भी आर्ग्यू किया कि सेंट्रल एजेंसीज और इलेक्शन कमीशंस की ओवर इंटरवेंशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड को अफेक्ट किया। फैक्चुअली देखा जाए तो अभी तक ECI के ऑफिशियली डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स ही लीगली वैलिड और फाइनल हैं। एलिगेशन और सस्पिशियंस अपनी जगह हैं, लेकिन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर किसी पार्टी के पास कंक्रीट एविडेंस हो तो उसके लिए लीगल रूट अवेलेबल होता है। इलेक्शन पिटीशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चैलेंज, जब तक कोर्ट या EC ऑफिशियली इरेगुलरिटीज प्रूव ना करे तब तक रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के हिसाब से लेजिटिमेट माना जाता है। इंडिया अलायंस के अंदर TMC के साथ लूज कोऑर्डिनेशन था, लेकिन कांग्रेस ने इंडिपेंडेंटली लड़ाई की। ग्राउंड पर उनका परफॉर्मेंस बहुत वीक रहा, सिर्फ 2 सीट्स मिली और उनका वोट शेयर लगभग 3% के आसपास रहा। कांग्रेस TMC के खिलाफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बची, लेकिन इससे ओवरऑल अपोजिशन यूनिटी को फायदा नहीं हुआ। ये बंगाल में कांग्रेस के डिक्लाइनिंग बेस को भी रिफ्लेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म में अपोजिशन को अपनी स्ट्रेटजी रिव्यू करने की ज़रूरत है अगर वो इफेक्टिव चैलेंज देना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल 2026 में इलेक्शन ने स्टेट पॉलिटिक्स में एक नया फेज शुरू किया है। 15 साल की TMC डोमिनेंस अब हिस्ट्री का हिस्सा है। नई बीजेपी सरकार के सामने अब गवर्नेंस डिलीवरी, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूवमेंट और चैलेंजेस को हैंडल करने की जिम्मेदारी है। TMC अपोजिशन में बैठकर अपनी वीकनेस को एनालाइज करेगी और कमबैक स्ट्रेटजी बनाएगी। ये रिजल्ट स्टेट स्पेसिफिक डायनेमिक्स, एंटी इनकम्बेंसी, ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स, लोकल इश्यूज और हाई टर्नआउट का कंबाइंड नतीजा है। इस बड़े शिफ्ट के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या थे? सस्टेन्ड एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी की ग्राउंड स्ट्रेटजी, ECI रोल या कुछ और? आप TMC के एलिगेशंस को कितना क्रेडिबल मानते हैं और क्यों? अगर ये डिटेल्ड फैक्ट बेस्ड एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसे एनालिसिस आप तक रेगुलरली पहुंचे।